देखिए, मैंने परसों आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब भी हम ग्रॉस से नेट के तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। यही यहाँ होगा। ये देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये बताइए कि एनडीपी निकालने की, ये देखिए जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ ये बताइए कि एनडीपी निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसको समझिए। एनडीपी निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो देखिए पहले ये समझिए कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा, वो क्या हो गया कि ये क्या है, वैल्यू है टोटल गुड्स और सर्विसेज का, जिसको कि हम बनाते हैं किसी खास साल में, ठीक है, उसका क्या होगा, मॉनेटरी वैल्यू। अब देखिए क्या होता है, तो कई बार जो इसमें कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जिसमें प्लांट है, मशीनरी है, इनको क्या किया जाता है, तो साल भर में ये क्या होते रहते हैं, यूज होते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सामान बना, कुछ ऐसे सामान है जो कि अचानक से बन के मार्केट में बिकने को आ जाते हैं, कुछ ऐसे सामान है मशीन लगते हैं। हाँ, बिकने से पहले भी वो काम में रहते हैं। तो क्या होगा कि उनके वैल्यू में क्या होगा, गिरावट आती जाती है। ये देखिए क्या कह रहा है, we consume or use up some fixed capital, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, तो ये जो कैपिटल गुड्स है जिसमें मशीनरी है, wear out of fall in the value as a result of its consumption or in the production process। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें बेसिकली जो कैपिटल गुड्स है, जैसे प्लांट मशीनरी है, इनकी वैल्यू में क्या होता रहता है कि धीरे धीरे चेंज आता चला जाता है, गिरावट आता चला जाता है। यही वजह है कि दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू वियर एंड टियर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और वही जो नए प्रोडक्ट से इस मतलब वियर और टीयर की वजह से जो उसके वैल्यू में गिरावट आएगा, हम उसको क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन। तो जब हम ओवरऑल साल भर की गई चीजों के लिए क्या करेंगे, हम बेसिकली जब एनडीपी निकालने का, नेट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से इस वियर और टीयर के वैल्यू को माइनस कर, ठीक। तो ये क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देता है, एक्चुअल डोमेस्टिक प्रोडक्ट देने की कोशिश कर। यहाँ तक क्लियर? जी सर, इसमें एक वही एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कोई मशीन है, बड़ी मशीन कोई फैक्ट्री में किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है, तो उस मशीन का कोई एक एज होता है, हाँ 10 साल के लिए है। तो फिर जैसे साल दर साल वो मशीन काम में आते जाएगी, तो उसका डेप्रिसिएशन होता मतलब वही चला मान के, जाएगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वैल्यू उसका में कीमत कमी तो घट होगी। गया ना, बिल्कुल, उस मशीन का कीमत घट गया मतलब। तो वही हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब ये भी जो हमारा नेट वैल्यू होगा, ये किस पर है, तो मार्केट प्राइस पर है। अब इसको यदि हम फैक्टर कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस और और सब्सिडीज को सब्सिडी माइनस कर को देंगे हटा। सर। मतलब एनडीपी जब निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, तब उसका हो जाएगा फॉर्मूला जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस वो सब्सिडीज, मतलब माइनस हो हाँ जाएगा वो हाँ पूरा। हाँ, जब आप जीडीपी सॉरी एनडीपी निकालिएगा मार्केट प्राइस पे, तो ये हो जाएगा जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और जब आप जीडी जी सर। एनडीपी निकालिएगा फैक्टर कॉस्ट पे, तो ये हमारा होगा एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस ठीक है सर। सब्सिडीज। हाँ ये वही देखिए है, अपना ठीक है। एनडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। यहां तक की जी चीजें सर। क्लियर? जी सर। अब देखिए, एक वर्ड यूज किया जाता है
पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम। अब ये पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम को ये समझिए कि सिंपल आपकी इनकम, यदि मैं पूछूं कि पल्लवी की इनकम क्या है, क्या बताएं? प्रति व्यक्ति आय ना हो सर ये? हाँ, ये प्रयोज्य आय के रूप में आता है। हाँ, हिंदी में प्रयोज्य आय पढ़े। इनकम वो पर्सनल, वो पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हो गया। उसका मतलब क्या होगा कि पूरे देश की राष्ट्रीय आय है, उसमें एक आदमी की आय। तो जब हम मान लें कि 10, इसको सिंपल समझिए, सब कुछ ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली समझिए। मानिए कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 की वैल्यू 100 रुपए है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 100 बाई 10 बराबर 10। तो प्रति पर कैपिटा इनकम क्या होगा कि यदि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये है एक एवरेज है इनकम, ये है पर्सनल इनकम, प्रयोज्य आय। इसमें क्या क्या चीजों को हम जोड़ते हैं, ये देखिए। पर्सनल इनकम में क्या होगा? सम ऑफ ऑल इनकम्स, जो भी पैसा आ रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि हम नेशनल इनकम में से जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, जो कॉर्पोरेट में मिलने वाला प्रॉफिट है, जब हम उसको हटा देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को हटा देते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस को हटा देते हैं, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा पर्सनल इनकम। अब इसको समझिए, समझे नहीं? बता देते। पर्सनल इनकम, अब मान लीजिए कि पर्सनल नेशनल को हम ये देखिए, नेशनल इनकम में हम किन किन चीजों को हमने जोड़ा था? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जी सर। जीडीपी में क्या क्या चीजें होंगी? जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, इन चीजों को यहां तक आपने समझा। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, ठीक। और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या था कि जो हमारे देश में विदेशी काम कर रहे हैं उनको जो हम पैसा देते हैं, प्लस जो भारतीय विदेश में काम करते हैं जो उनको पैसा मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारा पैसा यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम होता है, जी सर, एनएनपी। अब इसमें से मान लीजिए, एनएनपी की जीएनपी सर। मतलब ये सॉरी, मतलब जब हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो एनएनपी हो जाएगा ना? एनएनपी हो जाएगा सर, एनएनपी हो जाएगा ना वो फैक्टर कल इनकम। हम फॉर्मूला लिखे हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर, मतलब नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। अरे सर, तो वो जीएनपी यदि है तो जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो एनएनपी होगा सर। अच्छा, हाँ जीएनपी में हाँ से हाँ सर, हाँ हाँ बताएंगे। जी सर, तो यही नेशनल इनकम हो जाएगा, यही एनएनपी। हमारा नेशनल, हाँ, 2015 से पहले हमारा यही कंसेप्ट था। अब तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को लेते हैं, तो अभी ये देखिए कि ये एनएनपी होगा। अब इसमें से मान लीजिए कि कंपनियों का भी पैसा आ रहा है, कंपनी वाले जो मान लीजिए कि कॉर्पोरेट टैक्स देंगे, या कॉर्पोरेट अपने जो लोग हैं जो कि उनके जो साझेदारी है कंपनी वाले, उनको प्रॉफिट साझा करेंगे, साथ में कॉर्पोरेट टैक्स देंगे, सरकार को पे करेंगे, प्लस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे करेंगे। इन सारे चीजों को यदि हटा दिया जाएगा तो ये क्या है? लायबिलिटीज है, ये इसी पैसे में से बाहर जाएगा। और प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स मान लीजिए कि आपको किसी को पैसा देना है, बाहर भेजना है, इस टाइप की कोई चीजें होंगी, वो पैसा भी हट जाएगा। तो इन सारी देनदारियों को यदि हम हटा लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? पर्सनल इनकम, एक व्यक्ति का आय। ठीक। अब इस एक व्यक्ति आय में भी, हाँ, अब इस व्यक्ति के एक आय में भी देखिए कि मानिए पल्लवी कल होकर के सब इंस्पेक्टर में पल्लवी ने ज्वाइन किया, तो पल्लवी को 80,000 रुपया मानिए कि सैलरी मिल रही है, तो क्या पल्लवी 80 के 80,000 रुपए को काम कर सकती है? या मतलब सारे पैसे से वो काम करेगी? नहीं, पल्लवी क्या करेगी? उस पैसे से इनकम टैक्स पे करेगी, सरकार को टैक्स पे करेगी। जी सर। तो कहने का मतलब है कि आपका कुछ पैसा सरकार के हिस्से में जाएगा, जी सर, हाँ इसका पैसा हाँ, जब मेरे इनकम नहीं चुकता करिएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा, फिर अगले साल और जोड़ करके देना पड़ेगा। टैक्स तो देना ही देना है हर व्यक्ति को, इनकम टैक्स। ठीक है। जब आप इस पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को हटा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम।
ये वो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो पैसा होगा जिसको आप खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये आपकी अपनी आय होगी। अच्छा, मतलब जो टैक्स वैक्स पे कर रहे हैं ये सारा वो हटा देने देंगे, के बाद, हटाने के बाद जो पैसा बचता है वो सब तब मेरा आपका पर्सनल पर्सनल इनकम वो हुआ। डिस्पोजेबल इनकम। तो जो आपके पास जी सारा पैसा बचता है सब काट पीट करके, उसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल इनकम, इनकम। आय। तो ठीक सर है, इसमें जो मतलब हम लोग इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, अगर मेरा सैलरी है, हाँ या ये बहुत कुछ आपका कर सकते पैसा हैं, है, खर्च भी कर रहे हैं। बिल्कुल ये आपका पैसा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इस पैसे को आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। ये अच्छा, देखिए, मतलब टैक्स सारा वो ये देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल पर्सनल टैक्सेस। इनकम तो ये कैन आइदर बी कंज्यूम्ड और सेव, या तो इस पैसे को आप कंज्यूम करें या तो बचा लें। इसीलिए हम ये सेव। जी कह सर, सकते हैं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस कंजम्पशन सेविंग। प्लस सेविंग। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। तो ये सब कुछ कंसेप्ट थे नेशनल इनकम से रिलेट करके, रिलेट की सर हुई। एक चीज, हाँ बोलिए। एक चीज सर, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं समझे सर। ट्रांसफर ट्रांसफर पेमेंट्स को पेमेंट, जब, एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसी पे पढ़ के बता देता हूँ। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि बेसिकली वो पेमेंट जो कि आप किसी को देते हैं। ये देखिए, ट्रांसफर पेमेंट्स में जैसे सरकार देती है ना ओल्ड एज पेंशन वगैरह, ये देखिए एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स आर ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, कंपेंसेशन। रिलीफ, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये सब इस टाइप के जो भी पैसे होते हैं जो कि आपकी देनदारियां होंगी, दे आर कंसिडर्ड अंडर ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक, अब देखिए, तो ये हम ऐड क्यों करेंगे सर, नहीं पर्सनल इसको इनकम, माइनस पर्सनल करते हैं ना, इसको माइनस करते हैं, पर्सनल इनकम में मैं ऐड कहाँ कर रहे हैं, अच्छा सॉरी, ये मतलब प्लस है सर। प्लस, हाँ प्लस कर रहे हैं। तो इसको प्लस करने वही का हम बोल रहे हैं कारण है सर। ना, कारण है, मान लीजिए कि आपको कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है, जैसे अभी मतलब टॉयलेट वगैरह का सब्सिडी मिल रहा था 12,000 हाँ, रुपया वगैरह, यही 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 पूछना था सर, हम ठीक प्लस है, वाला चीज हम पैसा समझे नहीं। आपको आ रहा है तो वो चीज तो आपके अकाउंट हाँ में आ रहा है। ठीक है, तो जी गवर्नमेंट को सर, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर देना पड़ रहा है, तो वो पैसा किससे दे रही है, जो उसको टोटल मेरे कलेक्शन पर्सनल इनकम। वाला पैसा है उसी में से वो जा रहा है। तो वो चीजें तो जी आपके सर। पास आ ही रही है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। जी सर। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को नापेंगे कैसे, मापेंगे कैसे। तो ये देखिए, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के लिए ये जो इसका मेजरमेंट है, साइमन कुजनेट्स ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग की शुरुआत करी थी। साइमन कुजनेट्स, इन्होंने 3 मेथड दिए थे। 3 मेथड बताए थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन और वैल्यू एडेड अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर मेथड कहने का मतलब है कि नेशनल इनकम को जब हम मेजर करेंगे तो इसको लिखने का काम, या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का काम सबसे पहले किसने किया था, साइमन कुजनेट्स ने किया था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने 3 मेथड्स दिए थे मतलब नेशनल इनकम को अकाउंट करने का। कौन कौन सा है, वैल्यू एडेड मेथड जिसको कि प्रोडक्ट वैल्यू मेथड एडेड। भी कहते हैं, दूसरा इनकम मेथड है, और तीसरा है जी एक्सपेंडिचर सर। मेथड। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब बेस्ट मेथड जो है वो माना जाता है प्रोडक्ट मेथड, जिसको कि वैल्यू एडिशन मेथड भी कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो भी आप आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल सर्वे वगैरह पढ़ते हैं,
उसमें जो ओवरऑल जीडीपी की जो बातें की जाती हैं या जीडीपी से संबंधित जो आंकड़े दिए गए होते हैं वो आपको वैल्यू एडेड मेथड से ही निकाले जाते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में क्या किया जाता है, देखिए कि इस मेथड को क्या कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट मेथड और प्रोडक्शन मेथड। In this method, the contribution of each enterprise to the generation of flow of goods and services is measured. जो भी मतलब एंटरप्राइजेज हैं उनका प्रॉपर नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसको इसके थ्रू मेजर किया जाता है। द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, और पूरे के पूरे इकोनॉमी को क्या कर दिया जाता है, इकोनॉमिकल सेक्टर्स में बांट दिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, फिशिंग प्राइमरी सेक्टर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। कहने का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी को हम 3 भागों में बांट देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, और सब हिसाब को बांट करके सबकी चीजों को मेजर करने का काम करते हैं। देन अब इन सारे सेक्टर्स को बांट करके क्या किया जाता है, देन द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको कहा जाता है एनवीए एट एफसी बाय ईच प्रोडक्टिव एंटरप्राइज बाय ईच इंडस्ट्री और सेक्टर इज एस्टिमेटेड। और सबों के लिए नेट वैल्यू एडेड, सबों के लिए जो वैल्यू मतलब जो वैल्यू निकलेगा उसको जोड़ा जाता है, और मेजरिंग नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय ईच इंडस्ट्री रिक्वायर्ड फर्स्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, और उसके लिए आउटपुट वगैरह निकाला जाता है। ये मैंने आपको मैटर भेज दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसके निकालने के तरीके आपको दिखा देता हूं कि कैसे वैल्यू एडिशन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आपको मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूं। ये देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। ये देखिए, या इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन मेथड भी। मान लीजिए कि कोई ट्रैक्टर बनाया जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर को बनाने में कहीं ना कहीं आयरन ओर भी लगा होगा, उस आयरन ओर से स्टील का सीट बनाया गया होगा, साथ ही साथ इंजन भी बनाया गया होगा, और फाइनली सब प्रोडक्ट को कंज्यूम करके ट्रैक्टर बनाया गया। तो ट्रैक्टर के सारे पार्ट्स को हमने क्या किया, अलग अलग काउंट करने की प्रक्रिया शुरू की। आयरन ओर, स्टील सीट, इंजन, ट्रैक्टर। यहां तक कोई दिक्कत?